बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। आज लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आए हुए हैं जिन्होंने गोरखपुर ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया है। आज चंद्रविजय सिंह जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के खिलाड़ी रहे हैं और इस समय भारतीय कुश्ती टीम के ये कोच भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इनको यश भारती से और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है और बहुत सारे इनके पुरस्कार हैं। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो चंद्रविजय सिंह जी का हमारे स्टूडियो में लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप के बारे में बता दूं कि चंद्रविजय सिंह जी के पिता हरेंद्र सिंह आर्मी में कैप्टन हुआ करते थे और वो भी भारतीय कुश्ती टीम के कोच रहे। तो पिता से ये विरासत इनको मिली और पिता ने इनको प्रोत्साहित किया। यहाँ गोरखपुर में बढ़लगंज के पास एक डेरवा गांव है, उसी गांव से आप निकले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को पहचान दिलाई। एक प्रोफाइल इनका आपको बताते हैं। इन्होंने MA इतिहास से किया है। जन्मतिथि आप 1980 के पैदा हुए हैं और खेल की बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम हैं। ये प्रतियोगिता विश्व जूनियर कुश्ती चैम्पियनशिप में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया और सीनियर विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में भी एथेंस में आप 1999 में ये 23 से 26 सितंबर तक हुई थी और उसमें भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया था। सीनियर यूरोप ओपन में भी आपने हिस्सा लिया। ये ट्रिबुनास्ती पोलैंड में हुई थी 2003 में 11 से 13 जुलाई तक और उसमें आपको 6वां स्थान मिला था। और भी आपकी बहुत सारी इसमें उपलब्धियां हैं। कुछ प्रमुख उपलब्धियों का ही हम जिक्र कर पा रहे हैं। ये 5वां राष्ट्रीय खेल मणिपुर में हुआ, उसमें आपको स्वर्ण पदक मिला। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में जो 14 से 25 फरवरी 1999 में हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक आपने जीता। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में आपको कांस्य पदक मिला। सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में 4th स्थान पर रहे। जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया। जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जो 25 से 29 सितंबर 2003 को हुई थी, उसमें कांस्य पदक लिया। और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में 4th स्थान रहा, कांस्य पदक। ऑल इंडिया रेलवे कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक, ये 3 से 6 नवंबर 2000। ऑल इंडिया रेलवे कुश्ती चैम्पियनशिप में रजत पदक। मतलब स्वर्ण और रजत की एक लंबी श्रृंखला है। मैं कहाँ तक चर्चा करूं, तो ये गोरखपुर का ये गौरव है कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे बीच में हैं। आप में से बहुत से युवा हमारे इस कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं। आपके मन में भी कहीं न कहीं से एक पहलवानी को लेकर के रहता है कि मैं भी कुश्ती में भाग लूं और एक बड़े स्तर का पहलवान बनूं। तो आज उन सारे बिंदुओं पर परंपरागत कुश्ती और आज की कुश्ती में कितना फ़र्क आया है, उन बहुत सारे बिंदुओं पर आज आपसे बातचीत होगी। तो चंद्रविजय सिंह जी का एक परिचय ये भी है कि ये रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में सहायक क्रीड़ा अधिकारी के पद पर हैं और रेलवे स्टेडियम में नियमित रूप से आप कोचिंग चलाते हैं, जिसमें बच्चे भी आते हैं
अभी उसके बारे में भी बात करेंगे कि किसी बच्चे को अगर जो कुश्ती की कोचिंग लेनी है तो आपसे कैसे कांटेक्ट करे। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सिंह साहब, आपने बचपन में क्या ये सोचा था कि इतना बड़ा सारा अचीवमेंट मिल जाएगा और इस तरह से हम उठ करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे? डेरवा गांव से जो शुरुआत हुई और आज यहाँ तक की यात्रा को किस रूप में देखते हैं? नहीं, बचपन में जब कुश्ती शुरू किया था उस टाइम तो ये नहीं सोचा था जी कि आगे हम कहाँ तक जाएंगे, लेकिन चूंकि परिवार का एक माहौल था और हमारा जो गांव है मतलब कछार बेल्ट कहा जाता है, इसमें कुश्ती उस एरिया में काफ़ी पॉपुलर है। गांव में काफ़ी पहले से कुश्ती का अखाड़ा था, घर में कुश्ती का माहौल था, पिताजी भी कुश्ती में थे, चाचा जी कुश्ती में थे, तो इस तरह कुश्ती की तरफ रुझान था। और यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई 1989 में जी। तो पिताजी को किसी माध्यम से पता चला, उन्होंने फिर फार्म लिया और उसका हमने ट्रायल दिया। तो यहाँ हम पहले बैच में चयनित हुए थे। तो 89 से लेकर 94 तक हमने स्पोर्ट्स कॉलेज में कुश्ती की जो भी बारीकियाँ हैं अपनी बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पे करी। 94 में फिर मैं मेरठ स्पोर्ट हॉस्टल में चला गया, जहाँ पे राजेश सिंह जी कुश्ती के कोच हुआ करते थे। उनके बाद फिर चंद्रमौली पांडे जी आए, कुश्ती के कोच थे। तो आज मेरी जो भी उपलब्धि है, जहाँ जिस मुकाम पे मैं हूँ, तो उसमें हमारे कोचेज का भी बहुत बड़ा हाथ है, उनका योगदान है कि उन्होंने मुझे सही रूप में गाइड किया, मुझे कहाँ कब क्या करना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है, इन हर चीज़ों पर बखूबी ध्यान दिया, जिसका परिणाम मिला कि मैं आज इस स्थान पे हूँ। आज जो नए लड़के हैं जिनके मन में पहलवान बनने का सपना होता है, आप जो तैयारी करते थे नियमित रूप से, तो कितनी तैयारी करते थे, कुछ बताएंगे जिससे जो नए लड़के हैं उनको भी पता चले कि कितना कुश्ती के लिए आपने कैसे कैसे क्या क्या किया? जैसे जिस टाइम से हमने कुश्ती शुरू किया उस टाइम लगभग पूरे देश में जो माहौल था, सारी कुश्तियाँ बेसिक ट्रेनिंग मिट्टी के अखाड़े में ही होती थी जी। क्योंकि मैट बहुत कम ही जगहों पे थे, तो हम लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग अपने गांव में शुरू की। और गांव में मतलब इस तरह का रेगुलर प्रॉपर ट्रेनिंग कराने वाला कोई इस तरह से था नहीं। जो हमारे सीनियर होते थे वो लोग अपना जो बताते थे उस तरह से करते थे। लेकिन जब हम स्पोर्ट्स कॉलेज में आ गए तो यहाँ प्रॉपर एक ट्रेनिंग शेड्यूल होता था। तो उस टाइम सुबह मतलब 5 से लेकर 7 बजे तक मतलब 2 घंटे का ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। सुबह फिजिकल वर्क होता था, जो भी कोचेस हमारा जो शेड्यूल बनाते थे। फिर शाम को वही रूटीन रहता था करीब 4:30 बजे से लेके और 6:30-7 बजे तक जी। मतलब 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम। जब मतलब स्टार्टिंग एज थी उस टाइम हम लोग 12 साल 13 साल हमारी उम्र रही होगी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग का जो पीरियड वो बढ़ता जाता है, जैसे हम 4 साल 5 साल जब हमारी कुश्ती की ट्रेनिंग हो जाती है, जब जूनियर एज में हम आ जाते हैं, फिर हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल 2.5 से 3 घंटे का हो जाता है एक टाइम का। मतलब सुबह अगर हम है फिजिकल वर्क है तो 2.5 से 3 घंटे सुबह का, शाम को 2.5 से 3 घंटे शाम का। जूनियर के बाद सीनियर में हम आ जाते हैं। जूनियर एज में भी कई बार जो हमारे कोचेस होते हैं, कंपटीशन अगर हमारा कोई कंपटीशन नज़दीक है तो 3-3 टाइम भी ट्रेनिंग होती है। ये सुबह का हमने फिजिकल वर्क किया, फिर दोपहर का एक शेड्यूल होता है मतलब 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक। इस तरह से जैसे दोपहर में मैट की ट्रेनिंग होती है और शाम को फिर मैट की ट्रेनिंग कराई जाती है जी। तो वो निर्भर करता है कि जैसे अगर जो बच्चा अभी कुश्ती की शुरुआत किया है, उसकी अभी कुश्ती की ट्रेनिंग 1 साल 2 साल की है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे सकते हैं जी। उसका यह है कि 1.5 से 2 घंटा उसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि उसका मेन फोकस उसको स्किल पे, टेक्निक पे, इन चीज़ों की ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है जी। जूनियर सीनियर एज में आने के बाद फिर ट्रेनिंग का पीरियड भी बढ़ जाता है, लोड भी कोच बढ़ाते हैं। तो बिगनर में और जूनियर सीनियर लेवल के बच्चों में ट्रेनिंग का ये थोड़ा सा डिफरेंस। कितने साल की उम्र से बच्चों को जो मतलब गार्जियन अभिभावक बच्चों को जो कुश्ती में निकालना है आगे जी, तो कै साल से उनको अखाड़े पे भेजना शुरू कर देना चाहिए? तो 10 से 12 साल जो मतलब स्टैंडर्ड जो एक एज है जी। 10 साल 11 साल का बच्चा अगर कुश्ती में उसको डालना है जी। तो उसी एज से उसको शुरुआत में
शुरू करा देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की एज अगर ज़्यादा हो गई 15 साल 16 साल में कई बार लोग आते हैं, तो कुछ कुश्ती की बेसिक ट्रेनिंग ऐसी है कि जो कम एज में बच्चे हैं वो बहुत अच्छे ढंग से उसको कर सकते हैं जी। लेकिन एक एज होने के बाद फिर बॉडी में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह जाती है, वो चीज़ें जैसे वो बेसिक ट्रेनिंग जो है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है जी। और बेसिक ट्रेनिंग अगर जिसका अच्छा है तो आगे चल के उसका रिजल्ट भी उसी तरह से मतलब अच्छे, उसकी संभावना ज़्यादा रहती है अच्छा रिजल्ट आने की। आप लोग यहाँ कोचिंग भी चलाते हैं? जैसे आपने अभी चर्चा की, मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि मैं रेलवे ग्राउंड पे हूँ, तो क्या रेलवे की ओर से कोई कोचिंग चलाई जाती है या आप अपने प्रयास से कुछ कर रहे हैं ऐसा, जिससे कि रेलवे में सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम जो है जी। गोरखपुर में जो भी लोग हैं आसपास के लोग जानते होंगे जी तो हमारा पूर्वोत्तर रेलवे का एक स्पोर्ट्स एसो संघ है जी जैसे पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ। जी। तो स्टेडियम में जो भी हमारी कोचिंग चलती है इसमें कुश्ती है, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है, हॉकी है, स्विमिंग है, इस तरह से मतलब सारे गेम हैं और सारे गेम में कोचिंग होती है। उस गेम के जो भी कोच हमारे रेलवे के हैं वो प्रॉपर आते हैं, ग्राउंड पे ट्रेनिंग देते हैं। और जैसे मैं ये भी बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग जो बाहर के हैं उनको ये जानकारी भी नहीं होगी, उनको लगता है कि रेलवे ग्राउंड में केवल रेलवे के ही खिलाड़ी। ये सवाल मैं आपसे करने वाला था जी, मेरे मन की बात आपने जी कह रहे हैं। तो उनको लगता होगा केवल रेलवे के लोग इसमें ट्रेनिंग करने आते हैं। ये परसेप्शन है कि रेलवे वालों के ही बच्चे उसमें जा सकते हैं। जी, लेकिन ऐसा नहीं है जी। ये जो भी हमारे क्रीड़ा संघ ने जो एक बना रखा है पॉलिसी कि हमारे बाहर के जो भी बच्चे हैं जो भी आना चाहें वो आ सकते हैं, किसी भी खेल में जिसमें उनकी रुचि हो वो आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कुश्ती से हूँ तो कुश्ती में लगभग डेली 80 से 85 बच्चे हमारे सुबह शाम नियमित आते हैं जो बाहर से आते हैं। जी। कुछ बच्चे गांव देहात के हैं, बाहर क्वार्टर लेकर के रहते हैं और सुबह शाम नियमित यहाँ अभ्यास करते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ ने जैसे एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक बना रखा है कि कार्ड सबको जारी किया जाता है। जिस गेम में बच्चा ट्रेनिंग करता है उसके कोच उसको वेरीफाई करते हैं, उसको हम लोग कार्ड जारी करते हैं, जिसका एक नॉमिनल शुल्क भी रखा गया है 100 रुपये महीने का। लेकिन जो उसमें गरीब बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं या जिनकी कोई भी परेशानी है इस तरह की, वो अपने कोच से ये चीज़ बताते हैं और उसको हम लोग 150 से 200 बच्चों का निःशुल्क कार्ड जारी करते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि अगर उसके पास कार्ड के पैसे नहीं हैं तो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे, तो वो अपनी समस्या बताते हैं। तो लगभग हमको लगता है कि कुश्ती सारे गेम का मिला के इस समय करीब 300-350 बच्चे आते हैं सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में रेगुलर आते हैं ट्रेनिंग करने और हर खेल में कोच उनको प्रशिक्षित करते हैं। सिंह साहब, मैं जो देखता हूँ कि कुश्ती में जैसे हरियाणा को मैं देखता हूँ, हरियाणा में लड़कियाँ बड़ी संख्या में कुश्ती में आती, कई नाम बगदा फोगाट और भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जी। एक तो फिल्म ही बन गई जिनकी 2-3 लड़कियाँ थी जी। तो यहाँ पूर्वांचल में लड़कियों का कुश्ती की ओर कितना रुझान है या उनके अभिभावक इसकी ओर कितने जागरूक हैं? आपको लड़कों की तुलना में लड़कियों की आमद अभी कुश्ती में कितनी है? अभी पूर्वांचल में ख़ास तौर से लड़कियों में जो रुचि होनी चाहिए, जो संख्या होनी चाहिए जी, उसमें हम लोग काफ़ी पीछे हैं जी। जिसका मुख्य कारण ये है, मैंने जो अब तक अपना अनुभव किया है कि आज की कुश्ती सारी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे मैट पे खेली जाती है और आज भी गांव में मतलब कहीं भी मैट की सुविधा नहीं है, सारे जगह मिट्टी के अखाड़े हैं। और मुझे जो लगता है लड़कियों की ट्रेनिंग मिट्टी में अच्छे ढंग से नहीं हो सकती है। लड़के तो ठीक है उनका चल जाता है, कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए मिट्टी में ट्रेनिंग करना वो संभव नहीं है क्योंकि उनका सबका ड्रेस कोड है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। जो मैट की सुविधा है, मैट गोरखपुर शहर में मतलब जो है वो भी पर्याप्त नहीं है जी। मेन जो गवर्नमेंट के संस्थान है, रेलवे में रेलवे का अपना मैट है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज का उनका मैट है, लेकिन स्पोर्ट्स कॉलेज में बाहर के बच्चे ट्रेनिंग करने नहीं आ सकते हैं। जो बच्चे उसमें चुने हुए हैं, जो अंदर रहते हैं, केवल वही बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी। ऐसे रीजनल स्टेडियम में स्पोर्ट हॉस्टल है, वहाँ पे मैट है।
तो गोरखपुर शहर में केवल ये 3 सेंटर हैं जहाँ पे कुश्ती के मैट उपलब्ध हैं जी। और मुझे लगता है कि कुश्ती के मैट की आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ भी कुश्ती का सेंटर रेगुलर चल रहा है, विशेष रूप से आप अगर गोरखपुर से हैं तो पक्की बाग, यहाँ पे पक्की बाग अखाड़ा है, पुराना अखाड़ा पक्की बाग सबसे पुराना अखाड़ा है जी। लेकिन अब जो भी वजह रही हो, मुझे लगता है कि वहाँ पे कुश्ती का मैट बहुत ही आवश्यक है, होना चाहिए। अभी तक नहीं है, लेकिन आज तक वहाँ पे कुश्ती का मैट नहीं है। और कुश्ती को अगर हमको प्रमोट करना है, बढ़ाना है, तो हर सेंटर पे जहाँ रेगुलर अखाड़े चल रहे हैं वहाँ कुश्ती का मैट होना चाहिए। एक इस बौलिया कॉलोनी में कृष्णा नगर व्यायामशाला है, स्वर्गीय जनार्दन सिंह जी के नाम से वहाँ चलता है। वहाँ के संचालक हैं सावन सिंह, आदित्य प्रताप सिंह। तो ये लोग अपने स्रोत से इन्होंने वहाँ पे एक मैट की व्यवस्था की है। ऐसे ही चतुर्बंधुआरी में कुश्ती का अखाड़ा चलता है, जो दिनेश सिंह पहलवान जी हैं, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं जी। तो उन्होंने अपने स्रोत से वहाँ पे एक मैट की व्यवस्था करी है। लेकिन ऐसे बहुत से अखाड़े हैं। मेरे गांव में खुद एक कुश्ती का अखाड़ा है, सोहड़वा करके कौड़ीराम के पास रेगुलर अखाड़ा चलता है, मोहद्दीपुर एक है गोला के पास। मतलब गोरखपुर ज़िले में मुझे जो जानकारी है कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा अखाड़े हैं जहाँ पे रेगुलर पूरे साल बच्चे अभ्यास करते हैं, लेकिन मैट की सुविधा नहीं है। एक चीज़ ये बताइए कि मैट में और जो अपना परंपरागत अखाड़ा है जी, उस पे जो हम अभ्यास करते हैं जी, और मैट पर अभ्यास करते हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क है, उससे कितना अंतर पड़ जाता है? मतलब काफ़ी अंतर है। मतलब एज ए कुश्ती कोच अगर मैं बताऊं जी, तो 50 आधे आधे का अंतर है। अगर हम केवल मैट में, कई ऐसी टेक्निक है, कई ऐसे कुश्ती के दांव पेच हैं जो हम मिट्टी में बच्चे को सिखा भी नहीं सकते, वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ उसको इंजरी हो जाएगी। जैसे कुश्ती में 2 विधाएं हैं, आज भी कुश्ती प्रचलन में है, ग्रीको रोमन स्टाइल, फ्री स्टाइल। ग्रीको रोमन स्टाइल की मैक्सिमम कुश्ती है जो उसकी मैक्सिमम टेक्निक ब्रिज बना के थ्रो की होती है। मैक्सिमम टेक्निक मिट्टी में अगर हम ब्रिज बनवाते हैं तो इंजरी हो जाएगी, बच्चे को गर्दन में चोट लग जाएगी। कई ऐसी टेक्निक है, जैसे एक भारंदाज टेक्निक है, जो लोग कुश्ती के अगर सुन रहे होंगे तो जानते हैं। वो टेक्निक जो भी पहलवान है अपोनेंट को नीचे ग्राउंड में कमर से पकड़ के जितनी बार रोल करता है उतनी बार 2-2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन वो टेक्निक अगर हम मिट्टी में करते हैं तो अगला तुरंत मान लिया जाएगा कि तो चित्त हो गया पहलवान। और वो जैसे मैट के सपोर्ट से फोर्स लेकर के तब वो टेक्निक लगती है। बराबर की कुश्ती है तो आराम से कोई नहीं खाता है, लेकिन मिट्टी में वो सपोर्ट नहीं। मिट्टी में चूँकि अखाड़ा खुदा रहता है, वो स्लिप करेगा। तो कई ऐसी टेक्निक्स है जो हम मिट्टी में ट्रेनिंग करा ही नहीं सकते हैं, उसमें दिक्कत है। और एक सबसे बड़ी जो अड़चन है, स्पीड का अंतर हो जाता है। मैट की कुश्ती में और मिट्टी की कुश्ती में स्पीड का फ़र्क आ जाता है। जो बच्चा हमारा अगर मिट्टी में बहुत अच्छा करता होगा, लेकिन जब वो मैट पे आता है तो मैट पे वो आकर के अपने से कमज़ोर बच्चे से भी अगर उसकी मैट की ट्रेनिंग नहीं है तो नहीं खेल पाता है, मतलब हार जाता है, जो उसका परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। तो आज सबसे ज़्यादा मतलब एक आवश्यकता समझ लीजिए, ज़रूरत समझ लीजिए कि अगर हमको कुश्ती में करियर बनाना है तो हमको जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैट पे ट्रेनिंग अपनी शुरू करनी पड़ेगी। ये मैट क्या बहुत कास्टली आता है क्या? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैट का मतलब जो अच्छे क्वालिटी का जो मैट है जी, 4.5 से 5 लाख रुपए में जो टॉप क्लास के मैट हैं, मतलब अपने जो इंडिया का जो भी बने शिव नरेश की फर्म है जो मैट बनाती है, स्टैग इंटरनेशनल है मेरठ में, ऐसे पटियाला में फर्म है, तो मतलब 5 लाख 5.5 लाख में अच्छे मैट आ जाते हैं। जी। आपने बताया अभी पक्की बाग के पास भी नहीं है? जी नहीं, ये बहुत पुराना अखाड़ा है। और जी। वहाँ अगर जो हमारे बच्चों को शुरू से ही मैट पर लड़ने की, कुश्ती की ट्रेनिंग मिल जाए जी, तो आज जो कुश्ती में हमारा रिजल्ट है वो किस तरह का होगा? मतलब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जस्ट डबल होगा वो रिजल्ट। अगर आज हमारे 4 बच्चे गोरखपुर से अगर नेशनल में जा रहे हैं, मेडल जीत रहे हैं, जैसे भी हमारा नेशनल 5 से 9 तारीख तक हो रहा है रुद्रपुर में, जी, तो हमारे गोरखपुर के उसमें लगभग 6 बच्चे सेलेक्ट हैं। और वो 6 बच्चे वो सेलेक्ट हैं जो मैट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। रेलवे स्टेडियम के 2 बच्चे हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज के 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रीजनल स्टेडियम के बच्चे हैं। लेकिन जो गांव देहात के हमारे बच्चे हैं जो अखाड़ों में अभ्यास कर रहे हैं, वो
स्टेट तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, ज़िले में ही छट जा रहे हैं। लेकिन अगर हर गांव में जहां भी अगर कुश्ती के सेंटर हैं, अगर मैट की सुविधा हो जाएगी तो वो बच्चे इनको कंपटीशन देने लगेंगे। अगर आज 6 हमारे ज़िले के सेलेक्ट हैं, आने वाले टाइम इनकी जगह 10 होंगे, 12 होंगे, संख्या वो बढ़े ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा जी। और मैट होने से जो आपने मेन जो लड़कियों की बात की थी, लड़कियां अपने आप कुश्ती में आने लगेंगी। अभी क्या है कि गांव में सपोज मेरे ही गांव में कुश्ती का अखाड़ा है, मेरे गांव की बच्ची है, स्पोर्ट्स कॉलेज में है बच्ची, कुश्ती में ही है, लेकिन अगर वो गांव पे प्रैक्टिस करना भी चाहे तो मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और अगर मैट होता तो उसके साथ 2, 4, 10 बच्चियां और आएंगी कुश्ती करने, उसको देख करके संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के लिए है। और विशेष रूप से जो आपने हरियाणा और उसकी तुलना की है कि हमारे यहाँ कम संख्या है, इसका मैं जो मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोल अभिभावक का है। हमारे यहाँ अभिभावक क्या है कि जो बच्चे हैं, चूँकि लड़के ज़्यादा हमारे सेंटर पे हैं, लड़के स्टेडियम आते हैं, ट्रेनिंग करने आते हैं, कई बार अभिभावक को बुलाया जाता है कि भाई आके आप लोग भी अपने बच्चों को देखिए कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोग्रेस है कि नहीं है। लेकिन यहाँ अभिभावक को आने के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए जी। उसकी ट्रेनिंग देखने नहीं आने के लिए टाइम है। अगर वो किसी कंपटीशन में जा रहा है, सपोज गोरखपुर में कोई टूर्नामेंट हो रहा है, जिला का ट्रायल हो रहा है, तो वो लोग घर से वहाँ तक ट्रायल उसकी कुश्ती देखने भी नहीं आते हैं। हरियाणा में क्या है कि उनके माँ बाप, उनके भाई, चाचा, कोई न कोई एक घर का उसके साथ हर टूर्नामेंट में जाता है, उसके खाने का, सोने का, वो बच्चा हर चीज़ उसका ध्यान रखता है, क्योंकि ऐसी एज है कि उनको ध्यान देना पड़ेगा, उनको खाने का भी, सोने का भी। बच्चा सपोज मैं यहाँ 2 घंटे 3 घंटे ट्रेनिंग करा के हमने भेजा, अब वो यहाँ से घर जाते जाते बीच में घूमते घामते गया, बीच में रेस्ट नहीं किया, दिन में शाम को आएगा प्रॉपर रेस्ट नहीं किया है, हम तो ट्रेनिंग कराएंगे पूरी, हमको चूँकि पता नहीं उसका कि उसने रेस्ट किया है कि नहीं, तो उसमें इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर रेस्ट नहीं किया है, रिकवरी नहीं होगी, फिर इंजर्ड होंगे। तो अभिभावक का सबसे बड़ा जो रोल है, अभिभावक का मैं मानता हूँ। एक आप भारतीय कुश्ती टीम के भी कोच हैं जी, और वर्ल्ड लेवल पे अगर जो आप तुलना करें तो भारतीय पहलवान अभी किस स्तर पे हैं और क्या संभावनाएं हैं कि आगे जा कर के, चूँकि सरकार बार बार कह रही है कि हम सभी खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ आओ खेलो और भी कई तरह के अभियान शुरू किए गए हैं, तो कुश्ती टीम का क्या भविष्य देखते हैं और कितनी प्रतिभाएं आ रही हैं, कोई नए जो कि वर्ल्ड लेवल पे हमारी पोजीशन क्या हो सकती है या होनी चाहिए? कुश्ती का अभी जो हमारी कुश्ती है जी, अभी 22 से 30 इसी जून में ओमान में कंपटीशन हुआ था, अंडर-23 एशियन चैम्पियनशिप जी, जिसमें हमारी फ्री स्टाइल कुश्ती टीम चैम्पियन हुई है। पूरे एशिया में भारत पहले स्थान पे आया है ओवरऑल चैम्पियनशिप में। वर्ल्ड लेवल पे भी मतलब अभी तक कोई ओलंपिक ऐसा नहीं गया है जिसमें कुश्ती पिछले 2008 के बाद जी, 8 में, 12 में, 16 में, 20 में, सब में हमारे मेडल रहे हैं। जी, तो अभी हमारे जो पहलवान हैं वर्ल्ड लेवल पे, मतलब जो भी टीम जाती है वो सभी मान के जाते हैं कि हम मेडल के लिए लड़ेंगे। जी, तो आज जूनियर में भी वर्ल्ड में हमारा मेडल है, सीनियर में भी मेडल आ रहे हैं, सब जूनियर में भी मेडल आ रहे हैं। तो अभी हमारी कुश्ती काफ़ी ऊपर वर्ल्ड लेवल पे चली गई है, जिसमें जो पहलवान है उनका मनोबल भी बढ़ा है। पहले क्या था कि हम सेलेक्ट होते थे, सेलेक्ट हो गए, लेकिन ओलंपिक में भाग लेना है बहुत बड़ी उपलब्धि हम मान लेते थे कि ओलंपिक में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आज सोच बदल गई है। जो भी पहलवान हमारे ओलंपिक के लिए चयनित हैं, वो अगर जा रहे हैं तो मेडल के लिए जा रहे हैं कि हमको मेडल जीत करके आना है। क्योंकि अभी इस वर्ष जो ओलंपिक अभी होना है अगस्त में, क्योंकि हमारे कम पहलवान क्वालिफाई कर सके, जो हमारा मतलब कुश्ती संघ का जो अनुमान था कि कम से कम 4 से 6 पहलवान करेंगे क्वालिफाई, लेकिन संख्या कम हुई, जिसका एक बड़ा रीज़न ये रहा कि हमारे कैंप नहीं लगे। नेशनल कैंप जो लगते हैं, कुछ डिस्टरबेंस रही जिसकी वजह से प्रॉपर कैंप नहीं चला, और जो बच्चे हैं वो सब अपने सेंटर पे और अपनी मन मर्जी से ट्रेनिंग होती रही। लेकिन रेगुलर एक कैंप होने से एक तो उनको इंटरनेशनल कंपटीशन ज़्यादा मिलते हैं, जिसका अनुभव, जिसकी जो भी एक्सपीरियंस है वो आगे ओलंपिक क्वालिफाई में काम देता है।
और इस से इसका एक रीज़न रहा कि इस बार हमारे पुरुष वर्ग में एक ही पहलवान क्वालिफाई कर पाया, लेकिन महिला वर्ग में कुल 6 वज़न होते ओलंपिक में, और 6 वज़न में हमने 5 वज़न में क्वालिफाई किया है। 5 महिलाएं हमारे ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हैं, एक पुरुष सेलेक्ट है, कुल 6 पहलवान सेलेक्ट हैं। तो कुश्ती आज हमारी जो है वर्ल्ड लेवल पे मतलब अच्छा कर रही है। अभी एक नाम पिछले कुछ दिनों में आया है सामने, वो गोरखपुर की लड़की है पुष्पा यादव जी, जिसने मेडल लिया है अभी जी। तो वो आप लोगों की कोचिंग से या उसने कहाँ से कोचिंग ली? पुष्पा मूल रूप से यहीं गोरखपुर कुसमी के आगे माड़ा पार एक ग्राम है जी, तो माड़ा पार की रहने वाली है, और बेसिकली कि बचपन से 10 साल उसकी एज रही होगी, तो खेलकूद में उसकी काफ़ी रुचि थी, अपना रनिंग वनिंग करती थी वहाँ पे। वो हमारे एक मित्र हैं वहीं दीपू सिंह माड़ा पार के, तो वो उसको लेके आए थे पहली बार हमारे यहाँ रेलवे स्टेडियम में मेरे पास जी, कि ये बच्ची हमारे गांव की है, इसकी खेल में बहुत रुचि है, कुश्ती में इसको अपने यहाँ ट्रेनिंग करवाइए, इसकी जो भी मदद हो। तो चूँकि हमारे यहाँ लड़कों का सेंटर है, लड़कियाँ हमारे यहाँ ट्रेनिंग में थी नहीं, अभी भी नहीं आती हैं, तो मैंने चूँकि वो बच्ची थी, हम कहे ठीक है इसको रेगुलर डेली भेजिए। तो मैं छोटे बच्चे जो कुश्ती के ही हैं उन्हीं के साथ उसकी ट्रेनिंग में करवाता था। तो लगभग 1 साल तक वो यहाँ पे उसने ट्रेनिंग किया। फिर एक बेल्लारी में अकाडमी है, उसका एक सिलेक्शन ट्रायल था यहाँ कुश्ती का जी, तो उसमें उसने अपना ट्रायल दिया, वहाँ सेलेक्ट हो गई थी। तो लगभग 5 साल तक उसने वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग की, और अभी पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पोर्ट्स कोटा की जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। अभी फ़िलहाल वो गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस टीम के साथ वहीं पे ट्रेनिंग कर रही है। एक चूँकि आप रेलवे में सहायक क्रीड़ा अधिकारी हैं और बहुत सारे जो बच्चे हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मन में रहता है कि रेलवे में कैसे हम जा सकते हैं स्पोर्ट्स के ज़रिए। जी, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या टिप्स देंगे? रेलवे का देखिए अभी इसी वर्ष जो नियुक्ति हुई है स्पोर्ट्स कोटा में, जी, मतलब पिछले 2014 के बाद सबसे ज़्यादा नियुक्ति इस बार हमने करीब 49 खिलाड़ियों का चयन किया है। इसमें ग्रुप सी और डी, और टैलेंट कोटे में 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो रेलवे की एक पॉलिसी बनी हुई है रेलवे बोर्ड से कि हमारे जो भी नेशनल विनर हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सीनियर नेशनल के हों, जूनियर नेशनल के हों या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेकेंड थर्ड हों, ये बच्चे रेलवे में ग्रुप सी की जो भी वैकेंसी हम हर साल अक्टूबर नवंबर में निकलती है, विज्ञापन निकलता है, उसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। जी, जो भी बच्चे उसमें आवेदन करते हैं उनका आपस में ट्रायल किया जाता है, और मतलब हमारे सारे अधिकारी का सभी का ये प्रयास रहता है कि पूरे पारदर्शी तरीके से हम लोग ट्रायल करवाते हैं। उसमें जो बच्चे बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह ग्रुप डी की जो वैकेंसी है पिछले वर्ष से शुरू हुई है, उसमें जो मेडलिस्ट हैं वो तो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, उनके अलावा सीनियर नेशनल में जो भी 8वें स्थान तक बच्चे हैं, अच्छा 8वें स्थान तक जी, जिनका पोजीशन है, वो ग्रुप डी के लिए वो भी ट्रायल के लिए एलिजिबल हैं, तो वो भी अपना आवेदन कर सकते हैं। और ट्रायल में अगर वो अच्छा करते हैं, परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, तो उस आधार पे जो हमारी सिलेक्शन कमेटी होती है तो उनको हम सेलेक्ट करते हैं। जी, तो जो भी बच्चे हमारा अक्टूबर नवंबर में रेलवे की वेबसाइट है, ऑनलाइन ही निकलता है विज्ञापन, उस पर आवेदन कर सकते हैं, और जब भी उसका ट्रायल होगा, कॉल लेटर जाता है तो उसमें ट्रायल दे सकते हैं। एक ये कि पहलवान बनने के लिए एक डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। जी, तो आप तो चूँकि भारतीय टीम को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं और इसमें कोच भी हैं, जी, तो एक पहलवान को कितनी डाइट नियमित रूप से दी जाती है, जी। और या जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं उनको डाइट में क्या क्या लेना चाहिए? डाइट का आपने बहुत ही सही सवाल किया। जैसे आज की डेट में अभी क्या है कि जो नेशनल लेवल पे जो बच्चे आ गए, जिन्होंने नेशनल में मेडल जीता, नेशनल कैंप में आ गए, उनके लिए डाइट की कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी उनको देती है, जो भी फूड सप्लीमेंट चाहिए या जो भी डाइट चाहिए उनका चार्ट बना हुआ है। मेन दिक्कत है जो गांव के बच्चे हैं, जो कुश्ती शुरू करते हैं या जो उनके अभिभावक हैं, उनको ये लगता है कि वे कुश्ती में बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है,
लेकिन उसमें है कि मेन जो छोटा बच्चा जो बिगनर है, शुरुआत कर रहा है, तो ऐसा नहीं है उसको बहुत ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है। नॉर्मल जो डाइट होती है, अगर गांव में है तो दूध सभी के यहाँ होता है। गांव में सबसे जो कुश्ती में जो मुख्य डाइट है, अगर दूध है, बादाम है, जूस है, घर पे अगर है पनीर है, अंडा है, फ्रूट जो भी है, सीजनल फल हैं। लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनको ये है कि भाई जूस वो नहीं कर सकते हैं घर से, या बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, तो प्रैक्टिस के बाद नींबू, चीनी, पानी उसका एक बना करके उसको शरबत का शिकंजी बना करके पी सकते हैं। दूध है, सभी के है घर पे होता है, दूध ले सकते हैं। मतलब जो घर की जो भी डाइट है प्रॉपर ढंग में, उसमें आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है कि थोड़ा सा ऊपर लेवल पे, नेशनल लेवल पे, या जो बच्चे हैं 15 साल 16 साल, उनके दिमाग में ये चीज़ें हैं रहती हैं कि कुछ मेडिसिन लेकर के रिज़ल्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसे इंजेक्शन आते हैं, यहाँ डोपिंग की समस्या है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे हैं, आप बिल्कुल इन चीज़ों के भ्रम में कभी मत पड़िए कि कोई इंजेक्शन लेने से, कोई मेडिसिन लेने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी हमारे टॉप के खिलाड़ी हैं, वो चाहे कुश्ती में सुशील कुमार रहे हों, योगेश्वर दत्त रहे हों जी, जो भी वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं, हुसैन बोल्ट का नाम सभी लोग जानते होंगे, ये खिलाड़ी कभी भी डोप में नहीं फंसे, कभी इन्होंने उसका सेवन नहीं किया। क्योंकि अगर कभी इस तरह का ये करते तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर फंसते और उसमें खिलाड़ी का कैरियर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो जो बच्चे शुरू कर रहे हैं गांव देहात से, जो जनरल डाइट है बेसिक, कोई उसमें ज़्यादा दूध है, घी है, केला है, जो भी फल है। अगर जूस आप नहीं कर सकते, नींबू, पानी, चीनी, शिकंजी बनाइए। ज़रूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉल, ग्लूकान डी, आजकल जैसे नया एक ट्रेंड चल गया है जी, कि भाई बिना इलेक्ट्रॉल के जगह पे आप नींबू, चीनी, पानी का बना करके शिकंजी, वो उससे अच्छा बहुत अच्छा काम करता है जी। तो गांव के जो बच्चे हैं, जो ये डाइट आपको, अंडा है हर जगह, हर गांव में हर जगह वो मिल सकता है। जो वेजिटेरियन है, पनीर है, और भी बहुत सी चीज़ें इस तरह की हैं। प्रोटीन में जैसे जो प्रोटीन वही सप्लीमेंट में लगते हैं, दाल है, मूंगफली है, सब में प्रोटीन होता है। तो जो घर की जो जनरल जो चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे 10 साल 12 साल की जब एज है तो इस डाइट से काम चल जाएगा। लेकिन जब एज बढ़ेगी तो थोड़ा सा फिर डाइट ऑटोमेटिक को बढ़ती जाएगी जी। तो उसमें अगर बच्चा फिर एक लेवल पे जब आ जाता है, स्टेट लेवल पे, तो बच्चे को भी कि मुझे क्या सूट कर रहा है, मेरे शरीर को कितनी डाइट की ज़रूरत है, तो एक चार्ट वो अपना बना लेते हैं, तो उस हिसाब से अपना प्रॉपर डाइट हो बच्चे ले सकते हैं। ये पर डे कितना रियाज करना चाहिए? पर डे मतलब जो बच्चे शुरू कर रहे हैं 1.5 से 2 घंटा मतलब डेली का। और जो बच्चे अभी कुश्ती शुरुआत कर रहे हैं, कुश्ती या किसी भी खेल में, तो उनके लिए तो मोस्ट, जैसे कोई अगर प्रॉपर कोच नहीं है उनको बताने वाला, तो कई बार होता क्या है कि कुश्ती का बच्चा है, बहुत ज़्यादा रनिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा दंड बैठक मार रहा है, बहुत ज़्यादा पुशअप मार रहा है, लेकिन शुरुआती एज में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उसको ज़्यादा ज़रूरत है प्रॉपर अपना वार्म अप किया, वार्म अप के बाद जो कुश्ती से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो टेक्निक है, जो उसके मूवमेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत है। एक एज के बाद फिर बाकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए बाकी एक्सरसाइज कराई जाती है। तो 1.5 से 2 घंटा सफिशेंट है ट्रेनिंग के लिए उनके लिए। ये जो आप कोचिंग देते हैं जी, तो समय समय पे क्या इन खिलाड़ियों की टैलेंट को जांचने के लिए कोई कंपटीशन भी कराते हैं आप लोग रेलवे की ओर से जी, या स्थानीय स्तर पे? जैसे जो बच्चे अभी हमारे यहाँ ट्रेनिंग करते हैं तो उनका 15 दिन में एक दिन हम कंपटीशन बाउट रखते हैं जी। मतलब बच्चों का आपस में ही, कुछ लोकल रीजनल के भी बच्चे आ जाते हैं। कंपटीशन बाउट का मतलब पूरी तरह से जैसे प्रॉपर कंपटीशन होता है, उनको पॉइंट दिया जाता है और अपने जिस वेट का बच्चा है उसी वेट के लड़के से उसकी बाउट करवाते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो मेंटल लेवल है, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं कि ट्रेनिंग में तो बहुत अच्छा करते हैं, ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग भी करेंगे, कुश्ती लड़ रहे हैं,
लेकिन कंपटीशन के नाम पे वो बिल्कुल डिमोलाइज हो जाते हैं। पहले कंपटीशन में वो परफॉर्मेंस अपनी दे नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें वो उसको ठीक करने के लिए हम लोग बीच बीच में कंपटीशन बाउट करवाते हैं। और चूँकि साल में भी 2-3 टूर्नामेंट भी होते हैं हमारे ज़िला के, स्टेट लेवल के, और भी प्राइज मनी टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो उसमें बच्चों को हम लोग भेजते हैं। यहाँ प्रतिभाएं आपको देखने में, तो टैलेंट तो पूर्वांचल की जी इस मिट्टी में है। जी, कुश्ती में तो पूर्वांचल में काफ़ी पहले से, शुरू से ही कुश्ती में अच्छा रिजल्ट रहा है जी। और पुराने पहलवानों ने काफ़ी नाम किया है गोरखपुर का। और अभी जो आने वाले जो बच्चे जो अभी आ रहे हैं टैलेंट करेंट में, इन बच्चों में भी काफ़ी प्रतिभाएं हैं जो आने वाले टाइम में हमको लगता है अगले साल तक आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी जैसे नेशनल हो रहा है यहाँ पे रुद्रपुर में अभी अंडर 17 का, तो उसमें हमारे रेलवे स्टेडियम के 2 बच्चे अभी जा रहे हैं। एक शिवम लड़का है और एक ग्रीको में है, 55 kg में बच्चा है। तो इस तरह से नए बच्चे भी हैं, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। मतलब आने वाले समय में 1-2 साल में उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। यदि किसी को कुश्ती के बारे में कोचिंग करनी है और वो आपसे संपर्क करना चाहता है जी, तो वो कैसे क्या करे? आपसे आके ग्राउंड पे सीधे मिले या आपसे कांटेक्ट के लिए कोई? मैं चूँकि रेलवे स्टेडियम में जी। सुबह ग्राउंड में भी रहता हूँ। सुबह हम लोगों का 5:30 से 8 बजे का टाइम है, और दिन में पूरे दिन वहीं 10 से 5 तक वहीं ऑफिस में, मेरा ऑफिस भी वहीं स्टेडियम में ही है, वहीं बैठता हूँ। शाम को 4:30 बजे से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कुश्ती हाल में। तो 4:30 से लेकर के 7:30 बजे तक कुश्ती हाल में मतलब रेगुलर हम रहते हैं। कभी अगर मैं नहीं भी होता हूँ तो हमारे साथ में 3 कोच और हैं, हमारे सहायक कोच हैं। जनार्दन सिंह यादव हैं, यूपी केसरी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं। अमरनाथ हैं, ओम प्रकाश हैं, जितेंद्र सिंह हैं। ये सभी लोग क्वालिफाइड कोच हैं जी। ये सारे लोग वहाँ पे रहते हैं ट्रेनिंग में। इनकी देख रेख में कुश्ती की ट्रेनिंग होती है। जी। तो वहाँ बच्चे आकर के जी, वहाँ आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई बच्चे दूर के हैं, देहात के हैं, जिनको आने में असुविधा होती है, तो मेरा नंबर अगर हमारे श्रोता अगर सुन रहे हों, आप बोल दें तो मेरा संपर्क नंबर मेरा नोट कर सकते हैं, कभी भी हमसे बात कर सकते हैं। 94 153 56 482 ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग ध्यान से इस नंबर को सुन लें और नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुश्ती की तैयारी में लगे होंगे और उनके मन में भी ये सपना होगा कि मैं भी चंद्रविजय सिंह जी की तरह बनूं, मैं भी योगेश्वर दत्त की तरह बनूं। तो ये नंबर उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एक चंद्रविजय सिंह जी का लंबा अनुभव है और इस समय भारतीय कुश्ती टीम के कोच भी हैं। तो आज अपने ओर से आप जो हमारे नौजवान हैं, जो कुश्ती के बारे में कुछ करने की जिनमें तमन्ना है, और उनके गार्जियंस के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं अगर खेल में उनको आना है, पहली बात तो गार्जियन से मेरा ये एक विशेष अनुरोध रहेगा कि कई बार होता क्या है कि मैं अपनी जो मेरी महत्वाकांक्षा है या मेरी जो इच्छा है तो अपने बच्चे पर न थोपें। मैं अगर कुश्ती का खिलाड़ी हूँ तो मैं अपने बच्चे को प्रेशर न करूँ कि तुमको भी कुश्ती ही लड़ना है। बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है, बच्चा की किस खेल में उसकी रुचि है, वो कौन सा खेल खेलना चाहता है, और अगर उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो भी है, बॉडी स्ट्रक्चर उस खेल के लिए ठीक है, तो उसको प्रेशर न दें। जैसे काफ़ी बच्चे आते हैं, इनके मम्मी पापा आते हैं स्टेडियम में भी हमारे पास कि सर इसको क्रिकेट खेलना है। बच्चे से हम पूछते हैं बेटा क्या खेलना है, सर हमको फुटबॉल खेलना है। तो अगर बच्चे की रुचि फुटबॉल में है, वॉलीबॉल में है, बास्केटबॉल में है, तो आज के टाइम में सारे खेल एक बराबर हैं। मतलब ऐसा नहीं, क्रिकेट का काफ़ी पहले चूँकि क्रिकेट का प्रचार प्रसार ज़्यादा था, टीवी में हर जगह वही ज़्यादा दिखाया जाता है, तो बच्चे उसी को देखते हैं जी जी। और उसी के बारे में वो जानते हैं। लेकिन जो अभिभावक हैं वो हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे का अगर किसी अन्य खेल में भी रुचि है और उस खेल के लायक उसका जो फिजिकल फिटनेस है तो उसको ज़रूर प्रोत्साहित करें, उसको मोटिवेट करें। और विशेष रूप से जो लड़कियां हैं, अभी आपने भी जिक्र किया, तो मैं केवल कुश्ती की बात नहीं है,
पूर्वांचल में अन्य खेलों में भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा काफ़ी कम बच्चियां आती हैं अपने जो गोरखपुर आसपास का जो बेल्ट है। और इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो अभिभावक हमारे हैं अभी उस तरह से जागरूकता नहीं है कि बच्चियों को लोग खेल में आने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। लेकिन आज के टाइम में बच्चियों का रिजल्ट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे तो लड़कों से कहीं बेहतर रिजल्ट है, जिसमें टॉप लेवल पे अगर खिलाड़ी के रूप में आप देखेंगे तो बहुत सी लड़कियां हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है और लड़कों से बेहतर रिजल्ट दिया है। पिछले ओलंपिक में भी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर कोई बच्ची खेल में रुचि रखती है, खेल में उसका इंटरेस्ट है, तो आप लोगों से मेरा आग्रह है कि उसको ज़रूर मोटिवेट करें, उसको प्रोत्साहित करें। और कुछ समय तक अगर वो अकेले जाने में असहज महसूस करती है, अकेले में उसको अगर नहीं जाना चाहती है, उसको साथ में आएँ। कुछ टाइम के बाद 15 दिन 1 महीना के बाद जब वो रेगुलर हो जाएगी तो फिर वो अकेले आ जा सकती है कहीं भी ट्रेनिंग में, स्टेडियम में। तो जो भी बच्चे अगर खेल में रुचि रखते हों तो आप कभी भी आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अभिभावक से जो भी लोग हैं, मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर प्रोत्साहित करें। एक सवाल आपके निजी जीवन से, आपने शादी की है? जी जी। बच्चा है जी। तो क्या उसको भी पहलवान बनाना चाहेंगे या वो जो बनना चाहेगा? जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। हमारे 2 बेटे हैं जी। तो बड़ा बेटा मेरा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में अभी पढ़ाई कर रहा है और खेल में भी उसकी काफ़ी रुचि है। स्कूल लेवल पे वो फुटबॉल काफ़ी अच्छा खेलता है। लेकिन मेरा जो छोटा बेटा है उसकी रुचि कुश्ती में है। और जब काफ़ी छोटा था तभी से कुश्ती के लिए, लेकिन मैंने बोला कि अभी पढ़ाई करो, उसके बाद कुश्ती में आना। लेकिन अभी वो पिछले करीब 1-1.5 साल से वो रेगुलर अभी स्टेडियम आता है और अभी कुश्ती की ट्रेनिंग ले रहा है। जी जी। क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। क्योंकि मैं तो कुश्ती का हूँ तो मैं तो चाहूँगा कुश्ती लड़े, लेकिन मैंने उसको कभी प्रेस नहीं किया कि तुमको कुश्ती ही लड़ना है। तो उसका खुद का इंटरेस्ट रहा तो अभी वो कुश्ती कर रहा है। तो आपने शादी भी घर वालों की इच्छा से की या किसी पहलवान से ही शादी हुई है? जी नहीं, हमने शादी अपने माता पिता की इच्छा से की। जी जी। क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है जी कि वो अपने बेटे की शादी अपनी इच्छा से धूमधाम से करें। तो मैंने अपनी माता पिता की इच्छा से। हाउस वाइफ हैं? जी, हाउस वाइफ। जी जी। चंद्रविजय सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत आभार। और हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय कुश्ती टीम को और अच्छे मुकाम पे आप ले जाएंगे। आपका सानिध्य उस टीम को और बढ़िया मिलेगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आज आपके कार्यक्रम के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद। जी। बजाओ बजाओ, ज़रा झूम के बजाओ। हम आपको अगले हफ्ते किसी और नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक आप देखते रहिए और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।